मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियोस में हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट को हमने वन बाय वन डिस्कस किया था। उसके की पॉइंट्स को एक बार फिर से हम अगले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहां पर आप ध्यान दें कि इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट अप्लाइड ईएमएफ इज गिवन बाय दिस रिलेशन, और उसके अकॉर्डिंग हमने करंट के इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट या अल्टरनेटिंग करंट के एक्सप्रेशन को हमने फाइंड आउट किया था, और उसमें हमें नजर आ रहा था कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। यहां पर अगर दोनों के फेज एंगल को चेक करें तो वी विल फाइंड दैट द करंट एंड वोल्टेज दे आर इन सेम फेज। तो इसका जो फेजर डायग्राम था वो इस तरह का था, वोल्टेज फेजर एंड करंट फेजर दे आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों का फेज एंगल कितना है ओमेगा टी। यानी कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में हम बोल सकते हैं करंट एंड वोल्टेज दे आर इन सेम फेज। ओके, इसके अलावा प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में हमने देखा था कि ये अप्लाइड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ है या वोल्टेज है, उसके अकॉर्डिंग ये करंट का एक्सप्रेशन आ रहा था, और करंट के एक्सप्रेशन में हमें मिल रहा था साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। अब अगर हम दोनों के फेज एंगल को कंपेयर करें तो वोल्टेज फेजर का फेज एंगल है ओमेगा टी, जबकि करंट फेजर का फेज एंगल है ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। इसका मतलब क्या है, करंट एंड वोल्टेज दे आर नॉट इन सेम फेज, दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है पाई बाय टू। अगर वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है तो इसका फेज कितना नजर आ रहा है ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। इसका मतलब करंट पीछे है। तो इसका जो फेजर डायग्राम था वो हमने इस तरह का ड्रॉ किया था कि वोल्टेज फेजर, इसका फेज एंगल है ओमेगा टी, जबकि करंट फेजर पीछे की तरफ है, वोल्टेज से कितना पीछे है 90 डिग्री पीछे है। ओके, तो ये उसका फेजर डायग्राम था। इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट ये अप्लाइड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का एक्सप्रेशन है और उसका फेज एंगल है ओमेगा टी, और करंट का एक्सप्रेशन आ रहा था आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। अगेन इफ वी कंपेयर द फेज एंगल ऑफ करंट एंड वोल्टेज तो हमें नजर आएगा दे आर नॉट इन सेम फेज, दोनों में फेज डिफरेंस कितना है पाई बाय टू। और यहां पर हमें क्या नजर आ रहा है कि अगर ओमेगा टी वोल्टेज फेजर का फेज एंगल है तो यहां पर करंट फेजर का फेज एंगल है ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, यानी कि करंट आगे है। तो इसका जो फेजर डायग्राम था वो इस तरह का था कि वोल्टेज फेजर का फेज एंगल है ओमेगा टी, जबकि करंट फेजर का फेज एंगल है ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, यानी कि 90 डिग्री उससे आगे है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। यहां पर हम बोलेंगे करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, और हम ये भी बोल सकते हैं वोल्टेज आगे है, वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री या पाई बाय टू एंगल। यहां हम बोल सकते हैं वोल्टेज इट लैग्स करंट बाय पाई बाय टू। ओके, यहां पर आप ध्यान देना, इस एक्सप्रेशन को डिस्कस करते समय जब हम आई नॉट को लिख रहे थे तो हमने इस रिलेशन को लिखा था कि आई नॉट इज इक्वल टू पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, तो ये हमें भी पता है कि करंट एज पर ओम्स लॉ वी नो दैट करंट इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये उसी के अकॉर्डिंग रिलेशन आ रहा है। लेकिन इस सर्किट को डिस्कस करते समय हमने आई नॉट के एक्सप्रेशन को लिखा था कि आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल। नाउ एज पर ओम्स लॉ, एज पर दिस कॉन्सेप्ट कि करंट इज ऑलवेज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो हियर आल्सो करंट इज इक्वल टू द वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ओके, दिस ओमेगा एल इट रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू एन एसी, कि ये इंडक्टर इस एसी सप्लाई को कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टर्म, और इस टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एक्सएल, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू एन एसी। ओके, यानी कि दिस एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। और इस प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में वहां हमने आई नॉट को लिखा था किसकी जगह पर, ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी, यानी हमने ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी को रिप्लेस किया था बाय आई नॉट। अब आप ध्यान देना, कॉन्सेप्ट कहता है कि करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये भी वोल्टेज है, और ये जो पार्ट है दैट पार्ट विल रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट टू एन एसी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय एक्सी। ओके, this Xc is called capacitive reactance, means the resistance offered by a capacitor to an AC. Okay, and this capacitive reactance is equal to 1 upon omega c. अब अगर हम फ्रीक्वेंसी के साथ साथ रेजिस्टेंस के वेरिएशन को चेक करें तो यहां पर आप ध्यान देना कि दिस टर्म represent resistance offered by the pure resistive circuit,
एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी, यानी एसी की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहां जो वेरिएशन आएगा, अगर हम प्लॉट भी करना चाहें, मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है और यहां हम फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन को प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से रेजिस्टेंस पर कोई चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, अब इस केस में अगर आप चेक करें कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, हमें नजर आ रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसके अगर वेरिएशन को हम प्लॉट करें, एक्सएल इट रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, ओके, और एक्स एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी मार्क कर रहे हैं, तो यहां पर हमें नजर आ रहा है कि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर आल्सो इंक्रीजेस। ओके, अब इस केस में आप ध्यान दें, नाउ इन दिस केस अगर हम प्लॉट करें एक्सी के वेरिएशन को विद फ्रीक्वेंसी, यहां पर भी हमें नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स, यानी और यहां जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्स वेरिएशन यानी यहां जो वेरिएशन आएगा वो इस तरह का आएगा। इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंपोनेंट टू एन एसी। ओके, इंडक्टर के केस में वो एक्सएल है, कैपेसिटर के केस में वो एक्सी है, और रजिस्टर के केस में वो आर है। ओके, तो वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी का ये ग्राफ आएगा फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए ग्राफ आएगा, एंड फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में रेजिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग एक चीज और हम लिख सकते हैं कि डीसी सोर्स की अगर हम बात करें तो डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है 0, इट मींस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू प्योर डीसी इज इक्वल टू 0। ओके, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ एक्सएल भी बढ़ेगा, यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो प्योर इंडक्टिव सर्किट है इट ऑफर्स 0 रेजिस्टेंस टू डीसी, लेकिन जैसे ही हम एसी अप्लाई करेंगे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा विद द फ्रीक्वेंसी चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स। ओके, जबकि प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में आप ध्यान देना, डीसी के लिए वी नो दैट ओमेगा इज 0, और हमें यहां पर नजर आ रहा है दे आर इनवर्सली रिलेटेड। तो डीसी के लिए एक्सी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब नॉट डिफाइंड है, या हम बोल सकते हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो इतना ज्यादा है कि उस केस में कोई भी करंट इससे फ्लो नहीं करेगी। तो यहां हम बोल सकते हैं कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर डीसी, लेकिन एसी के केस में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्सी की वैल्यू कम होगी, यानी एसी के केस में इट ऑफर्स लो रेजिस्टेंस। तो एक बार शॉर्ट में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन, तीनों के कंबाइंड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, एलसीआर सीरीज सर्किट। नाउ फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट, यहां पर आप ध्यान देना कि रेजिस्टेंस an inductor and a capacitor, they are connected in series to an AC source. Okay, इसका रेजिस्टेंस, इसका इंडक्टेंस L है और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। अब यहां पर आप ध्यान दें कि when the three component they are connected in series to an AC, तो यहां पर इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम फेजर के कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली यूज करेंगे। अभी जो हमने डिस्कस किया था प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटर, उस कॉन्सेप्ट को हम डायरेक्टली यूज करेंगे, फेजर डायग्राम के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो यहां पर आप ध्यान देना कि मैं डायरेक्टली फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, और हमें पता है कि रेजिस्टेंस के केस में करंट वोल्टेज सेम फेज में है, इंडक्टर के केस में उनमें फेज डिफरेंस 90 है, वोल्टेज आगे है करंट पीछे है, कैपेसिटर के केस में भी फेज डिफरेंस 90 है, वहां करंट आगे है वोल्टेज पीछे है। इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए हम इस पूरे टॉपिक को बहुत आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। यहां पर आप ध्यान दें कि ये जो हम फेजर की बात करते हैं, फेजर और एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी, सबसे पहले इस सर्किट के करंट फेजर को हम मार्क करेंगे। करंट फेजर इज ए वेक्टर। ओके, मैं उस फेजर को मार्क कर रहा हूं अलोंग ओ ए वेक्टर। ओके, यहां पर आप ध्यान देना, मैं करंट फेजर को किसके अलोंग मार्क कर रहा हूं, अलोंग ओ ए फेजर, यानी कि ये ओ ए वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट फेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस एरो, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस एरो। अब आप ध्यान दें, ये हमने किसके अलोंग मार्क किया है, अलोंग x axis. We know that for
pure resistive circuit, current and voltage, they are in same phase. करंट और वोल्टेज सेम फेज में, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, वी आर, विच इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर। यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पीक वोल्टेज है वो कितना है, वी आर। वी आर इज नॉट द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इट इज द पीक वोल्टेज, क्योंकि हमने यहां पर क्या लिखा है, पीक करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस इज द पीक वोल्टेज, और पीक वोल्टेज को ही हम क्या मानते हैं, वोल्टेज फेजर। ओके, तो यहां पर ये वोल्टेज फेजर है। हमें पता है रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, तो ये जो फेजर होगा ये किसके अलोंग होगा, इट विल आल्सो बी अलोंग एक्स एक्सिस। तो यानी ये जो फेजर होगा ये भी किसके अलोंग होगा, अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर फेजर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, और वो भी किसके अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस। तो ओ बी ये जो फेजर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वी आर को। इज इट क्लियर? और इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओ बी। तो ये पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसको हमने यूज किया। ओके, नाउ फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में अब आप ध्यान देना, प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में हमें पता है करंट एंड वोल्टेज दे आर नॉट इन सेम फेज। ओके, बोल सकते हैं कि प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में वोल्टेज इट लीड्स करंट फेजर बाय पाई बाय 2, यानी वोल्टेज आ गया है, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को हम मार्क कर रहे हैं वीएल। अब आप ध्यान देना, ये वीएल क्या है, वीएल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट फेजर मल्टीप्लाई बाय एक्सएल। अब आप ध्यान देना, आई नॉट क्या है, पीक करंट, एक्सएल क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ पीक करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इज इक्वल टू द पीक वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो ये VL इज नॉट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इट इज द पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ओके, तो ये जो VL फेजर है, ये VL फेजर इट लीड्स करंट बाय पाई बाय 2। अगर करंट एक्स एक्सिस के अलोंग है तो VL फेजर किसके अलोंग होगा, अलोंग वाई एक्सिस। ओके, यानी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको हम पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करेंगे। तो VL फेजर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय OC वेक्टर, यानी कि OC से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, VL फेजर को। इज इट क्लियर? और हमें नजर आ रहा है कि ये करंट फेजर से, ये करंट हमारा OA क्या है, करंट फेजर है, ये उससे 90 डिग्री आगे। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द फेजर वेक्टर, दैट इज OC वेक्टर। ओके, नाउ फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट, अगर हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करें, अब आप ध्यान देना, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में हमें पता है वोल्टेज इट लैग्स करंट बाय पाई बाय 2, यानी कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में वोल्टेज पीछे होता है करंट से। अब आप ध्यान देना कि अगर ये करंट का फेजर इफ द करंट फेजर इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट विल लैग्स बिहाइंड द करंट बाय पाई बाय 2, यानी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, यानी कि इस VC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, VC इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ I नॉट इंटू XC। ओके, प्रोडक्ट ऑफ पीक करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, इट विल रिप्रेजेंट द पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। दिस VC इज नॉट द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये क्या है, पीक वोल्टेज, और पीक वोल्टेज को ही हम क्या नाम दे रहे हैं, फेजर वेक्टर। ओके, तो ये जो VC फेजर होगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, अब आप ध्यान देना कि VC को हमें रिप्रेजेंट करना है अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं OD, ये OD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, OD वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, VC को। ओके, तो VC इज इक्वल टू OD वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस एरो। ओके, और किसके अलोंग हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहां तक जो हमारा टॉपिक है, यानी इस टॉपिक को कैरी करने का तरीका क्या है कि फेजर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपने टॉपिक को कैरी कर सकते हैं। इसके आगे आप ध्यान देना कि हमें करंट का फेज एंगल पता है, करंट का रेफरेंस एक्सिस के साथ में फेज एंगल कितना है, 0।
नाउ वी हैव टू फाइंड द फेज एंगल फॉर द वोल्टेज। अब ध्यान देना, वी आर, ये वी आर है, ओबी इज द वी आर फेजर, ये वीएल फेजर है और ये वीसी फेजर है। ओके, अब क्या ये तीनों सेम डायरेक्शन में है? दे आर नॉट इन सेम डायरेक्शन। ये फेजर जो है, दीज आर द वेक्टर्स, और वेक्टर्स का एडिशन हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि द पीक वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, ध्यान देना कि द पीक वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज नॉट इक्वल टू वी आर प्लस वीएल प्लस वीसी। ये इसके इक्वल नहीं होगा। रीजन क्या है? वी आर, वीएल एंड वीसी, दे आर नॉट इन सेम फेज, दे आर नॉट इन सेम फेज, सबका फेज एंगल डिफरेंट है। तो हम इनके एल्जेब्रिक सम को फाइंड आउट करते हुए पीक वोल्टेज नहीं लिख सकते। यहां मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, द पीक वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू वी आर प्लस वीएल प्लस वीसी। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों इक्वल नहीं हो सकता? बिकॉज दे आर नॉट इन सेम फेज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके माइंड में होना चाहिए। तो पीक वोल्टेज को हम क्या लिखेंगे, यानी ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इसलिए हम लिखेंगे वोल्टेज फेजर, यानी पीक वोल्टेज फेजर इज इक्वल टू वी आर वेक्टर प्लस वीएल वेक्टर प्लस वीसी वेक्टर। ओके, अब आप ध्यान दें कि वीएल एंड वीसी दे आर अलोंग सेम लाइन, यानी एक पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है या एक नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। सबसे पहले हम इन दोनों के रिजल्टेंट की बात करें तो ध्यान देना, तो वीएल एंड वीसी, इसके रिजल्टेंट की हम बात कर रहे हैं। इफ वीएल इज ग्रेटर देन वीसी, अगर वीएल वीसी से ज्यादा, जैसा कि हमने फिगर में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऐसे केस में इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मान लेते हैं ओ एफ है। तो ओ एफ वैक्टर यानी ओ एफ, जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वीएल माइनस वीसी। ओके, तो ये जो ओ एफ वैक्टर है, ये ओ एफ वैक्टर रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट ऑफ वीएल वैक्टर प्लस वीसी वैक्टर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम इन दोनों के रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं एज दे आर पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इनका जो मान लेते हैं, ये इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन फोर्स है, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? 5 न्यूटन। 15 माइनस 10, और वो भी डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स ग्रेटर फोर्स। तो वही चीज हमने यहां पर सॉल्व की है, डिस्कस किया है कि वीएल और वीसी का जो वेक्टर एडिशन है, इट इज इक्वल टू ओएफ, और ओएफ का मैग्नीट्यूड कितना है? वीएल माइनस वीसी। तो इस ओएफ का मैग्नीट्यूड है वीएल माइनस वीसी। ओके, तो हमें इन दोनों का मैग्नीट्यूड पता है। अब बताओ हमें क्या करना है? वीआर और इसका मैग्नीट्यूड जो है, मतलब इसके जो वेक्टर सम है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि पीक वोल्टेज इट इज इक्वल टू वी आर प्लस ओ एफ वैक्टर, क्योंकि ये किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू ओ एफ वैक्टर। ओके, तो ये हमें नजर आ रहा है वी आर और ये हमें नजर आ रहा है ओ एफ। अब इसका रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे, और ये जो एरो होगा, दैट एरो विल रिप्रेजेंट द पीक वोल्टेज और रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि ओ एफ वेक्टर और वी आर वेक्टर, इनका जो सम है, वेक्टर सम है, वो किसके इक्वल होगा? ओजी, यानी कि ओजी विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? ओजी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? ओजी इज इक्वल टू ई नॉट वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? ई नॉट। ओके, तो यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ई नॉट के इक्वल है। तो अब हम इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली इस फिगर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अब आप ध्यान देना, हमें यह पता है कि ये जो मतलब इट इज द रिजल्टेंट ऑफ वी आर एंड ओ एफ। तो अगर हम दो वेक्टर्स हैं, मान लेते हैं ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर P, वेक्टर Q, और ये उनका रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। तो वही चीज हम यहां पर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो E नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज वी आर स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, और ओ एफ किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर
पीक वोल्टेज अक्रॉस एलसीआर सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी एक्सप्रेशन को फर्दर कैरी करते हुए हम इंपीडेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इंपीडेंस क्या होगा वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। आप ध्यान देना, वी नो दैट वी आर, मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं, ओके। तो ध्यान देना, वी आर किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर का स्क्वायर, ओके, प्लस ब्रैकेट वीएल किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू आई नॉट एक्सएल माइनस वीसी किसके इक्वल है? आई नॉट एक्सी, ये ऑलरेडी है ना, होल स्क्वायर, ओके। अब यहां पर इन दोनों ब्रैकेट इस वैल्यूज में से मतलब इन दोनों में से अगर आई नॉट को कॉमन लेंगे तो वो आई स्क्वायर आएगा। फिर यहां पर जो आई स्क्वायर है उसको हम बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा आई नॉट, रूट के बाहर जब आएगा तो सिर्फ आई नॉट आएगा। रूट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ओके। ये है पीक वोल्टेज। अब आप ध्यान देना कि अगर इस आई नॉट को इधर ले आए तो वी गेट ई नॉट बाय आई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एंड वी नो दैट वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय पीक करंट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट, ओके। यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशन। तो यानी ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सीरीज सर्किट टू एन एसी, एंड दैट रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर Z एंड व्हिच इज कॉल्ड इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। अब आप ध्यान देना कि प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में हमने वर्ड यूज कर रहे थे रिएक्टेंस, यानी जब इंडिविजुअल कंपोनेंट एसी से कनेक्टेड है उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम वर्ड नाम देंगे रिएक्टेंस। व्हेन मोर देन वन कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू एन एसी, उस केस में रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इंपीडेंस। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंपीडेंस? तो इंपीडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ओके। अभी हमने डिस्कस किया अबाउट पीक वोल्टेज, it is equal to VR square plus VL minus VC whole square। और इसी के साथ हमने इंपेडेंस की बात की। इंपेडेंस इज इक्वल टू पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय पीक करंट एंड इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ओके। एंड वी नो दैट एक्सएल ये किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू ओमेगा एल। एक्सी किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। अब आगे ध्यान दें कि अगर हम बात करें करंट फेजर जो कि किसके अलोंग था? एक्स एक्सिस के अलोंग था, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय OA, एंड द वोल्टेज फेजर ऑफ द सर्किट जो कि E नॉट है और जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है किसके अलोंग? OG के अलोंग। दोनों में फेज एंगल कितना है? फाई, और हम इस फेज एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान देना, फेज एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? tan of phi। tan of phi is equal to perpendicular upon base। ये जो perpendicular है it is equal to OF and which is equal to VL minus VC and base is equal to VR, okay। तो फेज एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। tan of phi is equal to VL minus VC divided by VR। We know that VL is equal to I naught XL, I naught XC, और ये है I naught R, I naught कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा। It can also be written as XL minus XC upon R। तो फेज एंगल, फेज डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। अब आप ध्यान देना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये रिलेशन जो हमने ऑब्टेन किया है वो किस कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑब्टेन किया है? कि हमने कंडीशन क्या यूज की थी? इफ VL इज ग्रेटर देन VC, उस केस में पीक वोल्टेज किसके इक्वल आएगा? अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। इंपेडेंस किसके इक्वल आएगा? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ओके। अब सेकेंड कंडीशन आप देखें, इस केस में अगर हम यहां से चेक करें VL इज ग्रेटर देन VC, यानी ये जो टर्म है वो पॉजिटिव है, इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं tan phi इज पॉजिटिव, यानी कि phi इज पॉजिटिव, ओके। phi पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? कि वोल्टेज
करंट से आगे है, वोल्टेज लीड्स करंट, यानी ये रिलेशन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वोल्टेज करंट से आगे है। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, इफ VL इज लेस देन VC, ऐसे केस में क्या होता है, ये जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो नीचे की तरफ मार्क होता और ये जो पूरा रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, वो नीचे की तरफ बनता और उस केस में पीक वोल्टेज क्या होगा, इट विल लैग्स बिहाइंड द करंट बाय सम एंगल। ओके, इस केस में आप चेक करें, उस केस में इफ VL इज लेस देन VC, उस केस में पीक वोल्टेज का क्या एक्सप्रेशन आता, अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। इंपेडेंस का क्या फॉर्मूला होता, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ओके, इस केस में आप ध्यान देना, इफ VL इज लेस देन VC, तो ये टर्म कैसी आती, tan ऑफ फाइ कैसा आता, नेगेटिव, यानी कि फाइ की वैल्यू कैसी आती, नेगेटिव। फाइ की वैल्यू नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि जो वोल्टेज है वो नीचे की तरफ आता, यानी कि फाइ पॉजिटिव है। इस केस में हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज लीड्स करंट, और इस केस में हम बोल सकते हैं फाइ नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज लैग्स करंट। ओके, बाय हाउ मच एंगल, फाइ एंगल। ओके, एक कंडीशन और बनती है, वो कंडीशन क्या है, VL इज इक्वल टू VC। आप चेक कर सकते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं, ऐसे केस में पीक वोल्टेज क्या आ जाता, इक्वल टू VR। इफ VL and VC are equal, then the peak voltage will become equal to VR. If VL is equal to VC, उस केस में XL और XC भी इक्वल हो जाते, और उस केस में हम बोल सकते हैं सर्किट का जो इंपेडेंस है वो किसके इक्वल आ जाता, R के इक्वल। अगर VL और VC इक्वल है, उस केस में tan ऑफ फाइ कितना आ जाता, 0, यानी कि फाइ कितना आ जाता, 0। यानी कि अगर VL और VC इक्वल होते तो ये जो पीक वोल्टेज है इट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस, यानी उस केस में हम बोल सकते हैं कि करंट और वोल्टेज वो किस में हो जाते हैं, दे विल बिकम इन सेम फेज। ओके, थैंक यू।